एपिसोड की शुरुआत होती है जुनूपू से, जो कि काफी थका हुआ होता है और अपने बेडरूम में सो रहा होता है। तभी अचानक से उसका फोन बजता और उसके फोन पे उसकी बहन जीना का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है, तभी उसकी बहन बोलते कि मैंने तुम्हें बताया था कि आज मेरे स्कूल आना है और घड़ी में समय देखो कितना बज चुका है, दोपहर के 2 बज चुके हैं। जिसके बाद जिनफू टाइम देखता और जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे जिनफू स्कूल पहुंचता तो उसकी बहन इस लुक को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। वो बोलते कि आज से पहले मैंने तुम्हें इतना हैंडसम कभी नहीं देखा। फिर जुनफू बोलता क्या मुझे बिना कपड़ों के आना चाहिए था। फिर जीना कहती है चलो तुम्हें कपड़े पहनने की थोड़ी बहुत तो अकल आई। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियां आ जाती जो कि जुनफू के हैंडसम लुक को देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाती। तभी उसकी बहन बोलती अरे वाह, तुम तो आती चागा, सभी लड़के देखकर तुमसे इम्प्रेस हो गई। जीना बोलती तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, मैं तुम्हारे किसी अपने दोस्त से बात चलाऊं। तभी जुनफू अपनी बहन का गाल पकड़ लेता और उसे शांत रहने के लिए बोलता है। इसके बाद सीन बदलता और हम जुनफू को देखते जो कि स्कूल की प्रिंसिपल से जीना के बारे में बात कर रहा था। प्रिंसिपल बोलते कि जीना एक होनहार स्टूडेंट है और उसके ग्रेड सभी स्टूडेंट से अच्छे हैं और हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए वो एक रोल मॉडल है। जुनफू बोलता है कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। टीचर बोलते हैं कि उसके मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी काफी अच्छा आया और वो मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकती है। और टीचर जुनफू से इतनी बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल बुलाया था। लेकिन तभी टीचर घबराते और जुनफू से पूछती है क्या जीना की अंदरूनी शक्तियाँ उसे प्राप्त हो जाएगी तो क्या तुम उसे एक हंटर बनाओगे। जुनफू मना कर देता, मैं उसे एक हंटर नहीं बनाना चाहता। टीचर भी बोलते मुझे भी बिल्कुल यही लगा था, तुम्हारा यही जवाब आएगा। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक लड़की को देखते जो कि स्कूल से बाहर जा रही होती है। तभी रास्ते में जुनबू भी खड़ा होता है। जुनबू और ये लड़की पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं। तभी जुनबू अपना फोन निकालता और उस लड़की को एक पिक्चर दिखाने लगता है। जुनबू पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो। तभी वो लड़की जुनबू को पहचान लेती और बोलते क्या तुम जीना के भाई हो। फिर वो लड़की बोलती है मैं हंटिंग नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर जुनबू बोलता तुम ई रैंक वाली हंटर हो और ऐसे तुम बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पाओ। हमारी टीम में रहकर तुमने ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन वो बस कुछ ही दिन तक चल पाएंगे। फिर वो लड़की बोलती है अगर तुम लेक्चर देने के लिए आए हो तो वापस जा सकते हो और वैसे भी तुम खुद ई रैंक वाले हंटर हो। फिर जुनबू बोलता मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए नहीं आया हूँ, चलो मेरे साथ। इसके बाद दोबारा से सीन बदलता है और हम यहाँ पे हंटर डंगसू को देखते हैं, जिसे हंटर एसोसिएशन के मैनेजर ने खास मिलने के लिए बुलाया था। फिर ये आदमी पूछता कि आप यहाँ पे कब तक रहने वाले हो, क्या आप उन दोनों को यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हो। हंटर डंगसू बोलता जब तुम्हें सवाल पता है तो जवाब आखिर क्यों पूछ रहे हो, और साथ तुम्हें ये कुछ भी नहीं पता कि आखिर न उनके साथ तहखाने में क्या कर रहा है। फिर हंटर डंगसू बोलता है अच्छा होगा तुम मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर, और रोकने की कोशिश करी तो नतीजा तुम जानते हो। फिर ये इंसान बोलता मैं तो सिर्फ अपना काम करने की कोशिश करता हूँ और मुझे भी किसी के फटे हुए में घुसने की आदत नहीं है। इसके बाद सीन बदलता और हमें यहाँ पे दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हंटर्स की टीम एक दिखती है। वहाँ पे जुनबू पहुँच जाता है। मैनेजर आहान और मिस्टर योंग से बोलता मिलकर अच्छा लगा। फिर ये लोग जुनबू को देखकर एकदम हैरान हो जाते क्योंकि ये लोग काफी दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले। फिर ये लड़की आती और सभी को गुड इवनिंग करती है। फिर ये लोग बोलने लगते अरे तुम तो हमारे साथ वहाँ पे भी थी। फिर जुनबू बोलता माफ करना, मुझे इसे अपने साथ लाना ही पड़ा। फिर मैनेजर बोलते कि कोई बात नहीं, आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं। दरअसल जुनबू इस लड़की को ट्रेनिंग कराने के लिए अपने साथ लेकर आए थे और आज इस लड़की को जुनबू अपने साथ दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग कराने के लिए ले जाने वाला। तभी यहाँ पे ये आदमी आता और बोलते कि और तुम लोग कितने देर तक बात करने वाले हो, क्या हम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। फिर जुनबू पूछता वैसे ये महा से आखिर है कौन। ये है किम चिंग, एक ए रैंक वाले हंटर, बाकी सब कुछ तो तुम सामने देख ही सकते हो। फिर मैनेजर बोलते ये एक्सरसाइज असल में हमारे हंटर्स के लिए एक ट्रेनिंग है और ये असल में उनके लिए एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है और ये सबको एक लीडर की तरह बन के प्रोटेक्ट करेंगे। और इस जगह पे नियम के हिसाब से एक ए रैंक वाला हंटर था और 5 बी रैंक वाले हंटर और 2 सी रैंक वाले हंटर होंगे और आप दोनों के आ जाने से हमारी टीम में टोटल 10 हंटर हो चुके हैं। इसके बाद टीम बन जाती है और सभी हंटर्स दूसरी दुनिया में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। एक एक करके सभी लोग दूसरी दुनिया में जा रहे थे और यहाँ पे जुनबू और ये लड़की साथ में दूसरी दुनिया में जाते हैं। जैसे ये दोनों दूसरी दुनिया में जाते हैं, भी दूसरी दुनिया में पहुंचकर जुनबू को कुछ गड़बड़ सा एहसास होता है। देखा जाता है कि इस गुफा में पहले से ही गड़बड़ चल रही थी, जिसमें एक लाल लाइट का धमाका सा होता है और इस लाल लाइट की चपेट में ये सभी 10 हंटर आ जाते हैं। फिर जब इन लोगों की आंखें खुलती है तो ये किसी बर्फीली जगह पे होते हैं। जुनबू समझ जाता है कि इस जगह पे पहले से ही बहुत ही ज्यादा खतरा है। ये एक अलग ही दुनिया थी, जिस दुनिया में पहुंचने के बाद इनकी अपनी दुनिया से पूरा कनेक्शन हट गया था। तभी ए रैंक वाले हंटर किंग चुंग बताते कि वो एक रेड गेट था। तभी जुनबू से ये लड़की पूछती आखिर ये रेड गेट क्या होता है। तभी जुनबू बताते कि रेड गेट एक ऐसा गेट होता है जिसके अंदर से जाने के बाद हमारा अपनी बाहरी दुनिया से संपर्क
संपर्क टूट जाता है और हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हमें इस दुनिया के राजों को पहले मारना होगा, तभी हम अपनी दुनिया में जा सकते हैं। और फिर जिन्बू बताते कि यहाँ के मैजिक बीस्ट आम बीस्ट से ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। तभी अचानक से एक बीस्ट भागते भागते आता है जो कि इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस हमले में एक हंटर मारा जाता है और इस लड़की को जुनबू बचा लेता है। जुनबू ने अपने एक हाथ से उस बीस्ट के हथियार को पकड़ लिया था। इन लोगों के ऊपर आइस एल्ब ने हमला कर दिया था। ये भी इस दुनिया के खतरनाक बीस्ट होते हैं जिन्होंने सबसे पहले इस ग्रुप के सबसे कमजोरों के ऊपर हमला करा था, लेकिन एक हंटर तो मारा जाता है, दूसरे हंटर को जुनबू बचा लेता है। आइस एल्ब धमकी देकर जाते हैं कि तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। आइस एल्ब के जाने के बाद भी किंग चुंग चिल्लाते और सभी को सावधान हो जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि रेड गेट मतलब खतरा होता और हमारा बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कनेक्शन हट गया था और हमें हर सेकंड एकदम सावधान रहना होगा क्योंकि खतरा हम पे कहीं से भी आ सकता है। अभी किंग चुंग बोलते हैं कि मैं इतने बड़े ग्रुप को अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम लोगों को 2 टीम में बंटना होगा। किंग चुंग आगे बढ़ने के लिए अपने से अलग एक दूसरा ग्रुप बनाते हैं। वो चाहते थे कि उनके ग्रुप में सभी काबिल रैंक वाले हंटर हो और वो अपने ग्रुप में सभी काबिल हंटर्स को ले लेते हैं। जुनबू के ग्रुप में 2 लड़की और वो खुद था। इस लड़की को लग रहा था कि जुनबू एक कमजोर होगा क्योंकि वो ई रैंक वाला है। तभी किंग चुंग बोलता है कि हम इस दिशा में जाएंगे। किंग चुंग बोलता है कि हम इस रास्ते से जाएंगे। तभी जुनबू बोलता है कि हम फिर जंगल के रास्ते से जाएंगे और फिर वो दोनों ग्रुप एक दूसरे को अलविदा बोल के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रास्ते में जाते समय इन लोगों को किसी बीस्ट के पंजे के निशान दिखाई देते हैं। कैप्टन बोलते हैं कि ये एक बियर के पंजों के निशान है। फिर कैप्टन बोलते हैं कि हम ई रैंक वाले उस ग्रुप को मारने के लिए छोड़कर आ गए हैं, लेकिन कैप्टन को क्या पता था कि इनकी खुद चड्डी गीली होने वाली है। तभी लीडर को खतरा महसूस हो जाता और उन्हें पता चल जाता है कि आइस बियर का हमला होने वाला है। लीडर सभी लोगों को एकदम सावधान हो जाने के लिए बोलते हैं और तभी अचानक से बहुत सारे आइस बियर उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये आइस बियर साइज में भी बहुत ही विशालकाय थे। तभी एक बियर गुस्से में लीडर के ऊपर हमला करता है, लेकिन लीडर अपनी सील को लगाकर उसके वार से बच जाते हैं और अपनी तलवार से उस बियर के 2 हिस्से कर देते हैं। एक एक करके कैप्टन के सामने आने वाले सभी आइस बियर को वो निस्तनाबूद कर देते हैं। तभी हमें दूसरा ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें ई रैंक वाला जुनबू लीडर होता है। एक लड़की बोलते है कि देखो ये एक आइस बियर के पंजों के निशान है। वो बोलते है कि मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। तभी जुनबू बोलता है कि ये इलाका एक आइस बियर का मतलब इस इलाके में हमें आइस बियर के अलावा कोई और नहीं मिलेगा और ये आइस सेल्स के सामने आने से तो बेहतर ही है। और ये लड़की भी जुनबू की बातों को समझ जाती। बर्फीले बालों के इलाके में हमें कोई दूसरा बीस्ट नहीं देखने को मिलेगा। जुनबू बोलता है कुछ देर बाद यहाँ पे ठंड बढ़ने वाली है, हमें ठंड से बचने के लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करना होगा। इसके बाद जुनबू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ गर्म कपड़ों को निकालता है और सभी को एक जुगड़ी पहनने के लिए दे देता है। जुनबू से लड़की को बोलता है मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ तो तुम्हें महफूज रखना मेरा हक है और तुम्हारे ऊपर मैं किसी भी मुसीबत को नहीं आने दूंगा, बस तुम मेरे से कोई सवाल जवाब मत करना। और यही बात वो उन दोनों से भी कह देता है। इसके बाद तभी उन लोगों के ऊपर बर्फीले भालू का हमला हो जाता है। जुनबू सभी को पीछे रहने को बोलता और भालू से खुद ही फाइट करने वाला था। जुनबू पहले अपना टाइटल चेंज करता और उसके बाद उस बर्फीले भालू से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हम मैनेजर और कुछ और लोगों को देखते जो कि दूसरी दुनिया के रेड दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा पूरी तरीके से लॉक हो गया था जिससे ये दरवाजा इन लोगों से भी नहीं खुल रहा। और इस आदमी को भी लगता अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है, लेकिन इसे क्या पता था कुछ देर बाद हंटर किम की भी चड्डी गीली होने वाली है। फिर मैनेजर बोलता पर सर कोई और भी है जो इस टीम के साथ अंदर गया था, उसका नाम संग जिनबू है, हाल ही में उसका नाम काफी सुनने में आया है। ये आदमी जिनबू की रैंक पूछता और उसकी रैंक ई होती है। तभी वहाँ पे हंटर डोंगसू की एंट्री हो जाती है। तभी वहाँ पे योनोवेक को देखकर डोंगसू भी एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों काफी दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। योनोवेक डोंगसू से पूछता कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था और तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। डोंगसू बोलता कि तुम्हारा कब से इलाका हो गया। तभी डोंगसू योनोवेक से एक सवाल पूछता है, व्हाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर आखिर एक तुच्छा सा ई रैंक वाला हंटर कैसे पहुँच गया, उसका नाम जिनबू संद है। योनोवेक सोचता कि डोंगसू भी उसी के पीछे है। डोंगसू बोलता है कि सोचा था कमीने को सामने देखूंगा पर अब लगता है कि सिर्फ वो मेरे हाथों से नहीं बल्कि दूसरी ओर मारा जाएगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते जहाँ पे सभी आइस बियर को जुनबू ने मौत के घाट उतार दिया था और जुनबू की ताकत देखकर उसके ग्रुप के सभी लोग एकदम हैरान थे। तभी ये लड़की जुनबू से पूछते सर बताइए आखिर आप कौन हो। फिर हम देखते कि सीन बदलता, जिन भालुओं को इन लोगों ने मारा था उन भालुओं को मीट बनाकर ये लोग पका के खा रहे थे। फिर हम देखते कि जुनबू संग इन लोगों को बोल कर गया था कि मैं रनिंग पे जा रहा, लेकिन वो किसी और इरादे से गया था। दरअसल जुनबू संग इस दुनिया के सभी भालुओं का अकेले ही खात्मा करने गया था। भालुओं को भी आंखों में दिख रहा था कि वो कितने गुस्से में है। तभी जुनबू संग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता और एक आयरन स्क्वाड बना देता है और आयरन स्क्वाड को उन सभी भालुओं के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देता है। एक एक करके आयरन स्क्वाड सभी भालुओं को निस्तनाबूद कर रहे थे, लेकिन आइस बियर भी बहुत ही खतरनाक थे जो
की बराबर की टक्कर दे रहे थे, लेकिन इस फाइट में सारे बियर मारे जाते हैं। तभी लास्ट में बर्फ के भालुओं का लीडर भी आ जाता है, जो कि परछाई से बने सैनिकों से फाइट करता है। दोनों के बीच सच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन एक ही वार से वो सिपाही भालुओं के लीडर को घायल कर देता है और लास्ट में आसमान से उड़ते भालुओं के लीडर के ऊपर एक खंजर को मारता है, जिससे वापी भालुओं का लीडर मारा जाता है। उस सैनिक ने भालू के हाथ पैर दोनों को काट दिया था और लास्ट में उसके गर्दन काट कर उसे पूरी तरीके से मार देता है। सैनिक भालू को मारकर जुनहोशु उनके सामने आकर बैठ जाता है। जुनहोशु उसे शाबाशी देता और बोलता, तुमने बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों ने इस दुनिया के सभी भालुओं को खात्मा कर दिया था। तभी हम देखते जो पहला ग्रुप था उनमें से बस एक लीडर ही बाकी बचे और सभी लोगों को इन बर्फ के सैनिकों ने जान से मार दिया था। और ये एक और हंटर बचता है जिसे ये बर्फ के सैनिक उसे भी मार देते हैं और लीडर भी बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो अपनी जान को सलामत रखने के लिए वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर हमारा सीजन 2 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।